brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें दिखाई नहीं देती जैसी तस्वीर का मैं अभी आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं। आपने देखा होगा अदालतों में जो एडवोकेट्स होते हैं, वकील होते हैं, वो जिरह करते हैं, बहस करते हैं, और जो विक्टिम होता है या फिर मान लीजिए जो आरोपी होता है वो कटघरे में खड़ा होता है, पीछे खड़ा होता है। लेकिन ये एक ऐसा सीन था जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच में 65 साल की एक बुजुर्ग महिला अपने हक में माननीय न्यायालय के सामने, न्यायाधीशों के सामने दलील खुद पेश कर रही थी। 65 साल की बुजुर्ग महिला जो फिजिकली काफ़ी फ्रेजाइल भी लग रही थी, बातचीत करने के तौर तरीके से लग रहा था कि उनको कई बीमारियां हैं, तकलीफ है बोलने में, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बात रख रही थी। उन्होंने जज साहब के ये कहने पर कि आपके खिलाफ कत्ल के बड़े पुख्ता सबूत हैं और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने ये पाया है कि आपने अपने पति की हत्या की है और हत्या भी बिजली के झटके लगाकर यानी इलेक्ट्रिक करंट के जरिए की है। जज साहब ने ये बात जैसे ही उस बुजुर्ग महिला से कही, बुजुर्ग महिला ने कहा कि मुझे बोलने की इजाज़त दीजिए, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। जज साहब ने जब ओके कहा तो बुजुर्ग महिला ने ये बोलना शुरू किया कि जज साहब, पोस्टमार्टम हाउस में इस बात का पता कर पाना ही नामुमकिन है कि किसी आदमी के बॉडी पर जो बर्न इंजरी है वो थर्मल बर्न की इंजरी है या फिर इलेक्ट्रोक्यूशन यानी बिजली के करंट वाले बर्न की इंजरी है। उन्होंने एक्सप्लेन किया, बुजुर्ग महिला ने, कि आमतौर पर जब इलेक्ट्रिक करंट से कोई बर्न होता है तो मेटल के पार्टिकल्स जो है वो शरीर के उन जले हुए हिस्सों में डिपॉजिट हो जाते हैं, चले जाते हैं, जिसे नंगी आंखों से देखना या फिर पोस्टमार्टम हाउस में जिसका अध्ययन कर पाना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। जब उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किसी स्पेशलाइज्ड लैब में होता है तब वो जो टिश्यूज़ हैं, जो जले हुए हिस्से होते हैं, उन टिश्यूज़ को हासिल करके और जो जला हुआ पोर्शन होता है उसके कुछ सैंपल लेकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उसकी अलग से केमिकल रिएक्शन करते हैं, जांच करते हैं और उस जले हुए हिस्से को सल्फ्यूरिक एसिड में या इसी तरह के कुछ दूसरे तत्वों में और एसिड में डालकर ये देखते हैं कि उसमें मेटल का प्रेजेंस है या नहीं। अगर वो प्रेजेंस होता है तब इस बात का वो इंडिकेशन होता है कि ये इलेक्ट्रोक्यूशन का यानी बिजली के झटके से की वजह से जलने की निशान है। और ये चीज़ जो है वो पोस्टमार्टम हाउस के अंदर तो संभव हो ही नहीं सकता। और इस तरह पोस्टमार्टम हाउस के डॉक्टर्स ने ये पता नहीं कैसे बता दिया कि बिजली के झटकों से ही मेरे पति की मौत हुई थी। ये बात जब इतनी बारीक बात, इतनी माइन्यूट बात जब एक 65 साल की बुजुर्ग महिला के मुख से जजों ने सुने तो वो भी थोड़ी देर के लिए हैरान रह गए। उन्होंने उस महिला से पूछा कि अच्छा, आप क्या केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं? महिला ने कहा, जी जज साहब, मैं केमिस्ट्री की प्रोफेसर हूँ। तो ये जो क्लिप है, ये क्लिप बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया में वायरल हुआ। आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। बहुत सारे अदालतों में जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, बहस होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है लाइव स्ट्रीम भी होती हैं और बाद में भी उसके कुछ क्लिप्स जो है वो यूट्यूब पर रिलीज़ किए जाते हैं ताकि लोगों के बीच में लीगल एक्टिविटीज़ को लेकर अवेयरनेस, जिसे जागरूकता कहते हैं, वो बढ़े। तो ये क्लिप उसी सिलसिले में रिलीज़ की गई थी और इस क्लिप ने लोगों का काफ़ी ध्यान खींचा। अब सवाल यह है कि ये बुजुर्ग महिला कौन थी, किसके इलेक्ट्रोक्यूशन से हत्या किए जाने का आरोप इन बुजुर्ग महिला पर था, वो जज साहब कौन है जो बुजुर्ग महिला से बातचीत कर रहे थे। तो आइए वो पूरी कहानी अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले बुजुर्ग महिला के बारे में बताऊं। ये बुजुर्ग महिला केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, जैसा कि उन्होंने पहले ही कोर्ट में बताया था। इनकी उम्र 65 साल की है और ये रहने वाली हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के छतरपुर की। और इनके पति जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जिनके कत्ल का इल्ज़ाम इन बुजुर्ग महिला पर है, उनकी उम्र जो है वो तकरीबन 63 साल की थी।
जब उनकी मौत हुई थी। और वो मौत जो है उसे कत्ल बताया गया। कत्ल का इल्ज़ाम इस बुज़ुर्ग महिला पर जो केमिस्ट्री की प्रोफेसर है, जिनका नाम है ममता पाठक, उन पर लगा और इनके खिलाफ ये मुकदमा चला। चलते चलते इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा भी हुई और उसके बाद पीड़ित महिला, जिन्होंने अपने आप को पीड़ित बताया, ऐसे तो ये आरोपी हैं कानून की नज़र में, दोषी भी हैं, बल्कि कत्ल की मुजरिम है, लेकिन इन्होंने अपने आप को पीड़ित बताते हुए, विक्टिम बताते हुए इन्होंने हाईकोर्ट में अपील की और उसी अपील के सिलसिले में वो हाईकोर्ट में खड़े होकर अपनी बात रख रही थी। तो ये तो इनकी पहचान हुई, हस्बैंड वाइफ बुजुर्ग। और जो नीरज पाठक जिनकी मृत्यु हुई थी या जिनका कथित तौर पर कत्ल किया गया, वो छतरपुर के हॉस्पिटल में जो है, सरकारी हॉस्पिटल में सीनियर फिजिशियन थे। यानी पति पत्नी दोनों काफ़ी पढ़े लिखे, समझदार और बहुत ही सीजन्ड लोगों में उनकी पूरे शहर में गिनती होती थी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इतने सीजन्ड लोगों के बीच में इतनी भयानक वारदात, कत्ल की वारदात, एक पत्नी के हाथों पति के कत्ल की वारदात कैसे हुई? तो ये कहानी जानने के लिए आपको मैं थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूँ। ये 2021 की बात है। 29 अप्रैल का दिन था 2021। इस दिन छतरपुर में एक लोकेलिटी है लोकनाथपुरम। इस लोकनाथपुरम में 63 साल के नीरज पाठक की बॉडी उनके घर में मिली। उनके शरीर पर बर्न मार्क्स थे, इंजरी थे। घर में बिजली की नंगी तार पड़ी हुई थी, प्लग पॉइंट से लगी हुई, और इसके अलावा कुछ नींद की गोलियां और ऐसी चीज़ें भी मिली थी। और ख़ास बात ये थी कि जब ये सारी चीज़ें घर से रिकवर हुई और जब इस बात का खुलासा हुआ, पता चला कि जब नीरज पाठक की मौत हुई थी उसके बाद उनकी पत्नी घर छोड़कर अपने बेटे को लेकर छतरपुर से दूर झांसी गई थी, जहां उन्होंने कथित तौर पर अपने डायबिटीज़ का इलाज करवाया, शायद अपना उन्होंने डायलिसिस भी करवाया। और झांसी जाते हुए जो है उन्होंने अपने ड्राइवर से ही एक बात कही थी कि उनसे आज एक बड़ी गलती हो गई। बाद में जब नीरज पाठक की मौत का पता चला, खुलासा हुआ कि नीरज पाठक घर में बिजली के झटके से मरे हुए पाए गए, तो फिर इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। और जांच होते होते ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पुलिस को मिले जिनके हवाले से पुलिस ने नीरज पाठक की पत्नी, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ममता पाठक, उन्हीं को इस मामले में दोषी करार दिया। और इस मामले में कोई चश्मदीद नहीं था जिसने पुलिस के सामने आकर गवाही दी हो कि हाँ उन्होंने कत्ल होता हुआ देखा, क्योंकि चारदीवारी के अंदर ये घटना हुई थी और कोई गवाह भी नहीं था। तो ये एक ऐसा केस था जो पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर, यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिका हुआ था। वो एविडेंसेस क्या क्या थे? जैसा कि मैंने आपको बताया, सीन ऑफ क्राइम से बिजली के नंगे तार का मिलना, नींद की दवाइयों का वहाँ पर पड़ा हुआ मिलना, डेड बॉडी में बर्न मार्क, बर्न इंजरी का मिलना, डेड बॉडी उनके घर में पड़ा होना, और मरने से पहले नीरज पाठक का अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन करके ये बताना कि उनकी पत्नी ममता पाठक उन्हें काफ़ी टॉर्चर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। ये भी जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर पुलिस ने काउंट किया। इसके अलावा जब जांच हुई तो पता चला कि पति पत्नी के बीच में कुछ मैरिटल डिस्कॉर्ड भी था, आपस में उनके लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि बुजुर्ग नीरज पाठक के कथित तौर पर किसी और से रिलेशन थे। इस तरह की बात भी तफ्तीश में सामने आई। तो देखा जाए तो पूरा केस जो है वो हालात के ऊपर ही टिका हुआ था, जिसका जिक्र मैंने आपसे बातचीत में कई बार किया। लेकिन इसके बावजूद ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो है वो इतने स्ट्रांग लगे अदालत को कि जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होते हैं, एडिशनल सेशन जज, उन्होंने इस मामले में 26 जून 2022 को, घटना हुई थी 29 अप्रैल 2021, तकरीबन साल भर बाद 26 जून 2022 को इस मामले में ममता पाठक को, जो केमिस्ट्री की प्रोफेसर है, उन्हें ताउम्र कैद की सज़ा सुनाई और साथ में 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। और उन पर यह दोष सिद्ध हुआ कि उन्होंने अपने पति की हत्या कर दी थी, और हत्या भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि बिजली के झटके लगाकर की, ताकि कोई सबूत जो है न रहे और बिजली के झटके से किए गए कत्ल को एक नॉर्मल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, नॉर्मल तो नहीं एक्सीडेंटल डेथ मान लिया जाए। तो अदालत ने इस मामले में आजीवन कारावास की सज़ा तो दे दी, लेकिन अब उसके बाद से ये जेल में भी रही। लेकिन जेल में रहते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में इस मामले में अपील की। अपील करने के बाद जब इनके सुनवाई की तारीख आई तो 2 बार इनके वकील इनकी तरफ से
अपनी बात रखने के लिए हाई कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। तीसरी बार इन्होंने खुद अदालत से ये कहा कि हुजूर मैं खुद अपनी बात रखना चाहती हूँ, मुझे मौका दीजिए। शुरू में अदालत ने इस बात के लिए मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि अब केस जिस स्टेज पर है यहाँ पर नए सिरे से आप अपनी बात रखने की शुरुआत करें, आपका काउंसलर या लॉयर ना हो, ये संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने बाद में फिर इस बात के लिए गुजारिश की और तब 12 मार्च 2024 को फिर तकरीबन 1 साल बाद अदालत ने, बल्कि 2 साल बाद अदालत ने इस बात के लिए हामी भर ली कि ठीक है, आप अपनी बात रखिए। और जब इनको, ममता पाठक को मौका मिला जबलपुर बेंच में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच में अपनी बात रखने का, तो उन्होंने इतने ओल्ड एज में भी और इतने फ्रेजाइल फिजिकल कंडीशन में भी, मतलब नाजुक बुजुर्ग होने की हालत में भी उन्होंने अपनी बात बहुत सधे हुए तरीके से रखी। उन्होंने बताया कि किस तरह से थर्मल बर्निंग और इलेक्ट्रोक्यूशन वाले बर्निंग का क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है। और महज पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टर, फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर, वो पोस्टमार्टम करते हुए किसी बॉडी को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये बर्न जो है वो इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से हुआ है या फिर थर्मल बर्न इंजरी है। अच्छा, देखा जाए तो शायद बता भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ बताने से नहीं चलता ना। कानून जो है, लीगैलिटी जो है, उसमें सबूत की दरकार होती है। हो सकता है कि उन डॉक्टर का बहुत एक्सपीरियंस हो, उन्होंने देखकर बता दिया हो कि ये बर्न इंजरी जो है वो बिजली के झटकों से है, लेकिन जब तक उस बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए कोई इस तरह की फॉरेंसिक रिपोर्ट ना हो, जैसा कि जिक्र इन ममता पाठक ने कोर्ट में किया था कि केमिकल रिएक्शन के ज़रिए जले हुए हिस्सों का, टिश्यूज़ का जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि उसमें कुछ मेटालिक सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोक्यूशन वाले बर्न में उस जगह पर डिपॉजिट हो जाते रह जाते हैं, वो चीज़ उसमें मिली है या नहीं मिली है। तो इसको सब्सटैंशिएट करने वाले, सपोर्ट करने वाले कुछ रिपोर्ट्स फॉरेंसिक के होने चाहिए थे, लेकिन इस मामले में शायद ऐसा नहीं था। तभी उन्होंने ये कहा कि पोस्टमार्टम हाउस में ये सुनिश्चित ही नहीं हो सकता कि मरने वाले की मौत बिजली के झटकों से हुई या फिर किसी और प्रकार से जलने की वजह से हुई। इसके अलावा उन्होंने खुद पर लगे इल्ज़ामों से तो इनकार किया ही, साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत तरह की बीमारियां हैं, यहाँ तक कि उन्हें हड्डियों का कैंसर है, उनके बेटे को शिजोफ्रेनिया की बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें अपने बेटे का ख्याल रखना पड़ता है, और ख़ुद उनको डायबिटीज़ है, और मल्टीपल डिजीज़ जो एक ओल्ड एज में, मेंटल ट्रॉमा में और जेल में रहने की वजह से किसी महिला को हो सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी अपनी बीमारियों का जिक्र किया और अदालत में उसके हक़ में उन्होंने दस्तावेज़ भी पेश किए। तो जो अदालत इस मामले में थोड़ी सख्त नज़र आ रही थी और जो अदालत का रवैया इस गुनहगार महिला, गुनहगार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाई कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिली है, राहत नहीं मिली है, लोअर कोर्ट ने दोषी करार दिया है, तो गुनहगार है। तो कत्ल की मुजरिम महिला के प्रति जो अदालत का रवैया सख्त नज़र आ रहा था, जब अदालत ने उनकी बात सुनी, उनकी दलील सुनी और उनके फिजिकल कंडीशन पर गौर किया, उसके मेडिकल रिपोर्ट्स देखे, तो फिर अदालत ने इनको ज़मानत दे दी। ये एक ऐसा क्लासिक केस था जिसमें 65 साल की बुजुर्ग महिला ने खुद अपने लिए अदालत में बहस करके अपनी तरफ से अपना पक्ष रख के हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल की। फ़िलहाल जो अपील इन्होंने की है, जिसमें उन्होंने सज़ा जो उन्हें मिली है उसे खारिज करने की जो अपील की है, उस मामले में अभी फ़ैसला सुरक्षित रखा गया है और उस मामले में किसी भी दिन हाई कोर्ट की तरफ से जो है फ़ैसला सुनाया जा सकता है। बहुत मुमकिन है कि हाई कोर्ट ने जिस तरह से इनको ज़मानत दी है, इनकी बातों से संतुष्ट होकर हो सकता है कि अदालत इनको बरी कर दे। बरी करने के पीछे भी ये वजह हो सकती है कि या तो सबूत कम है या नहीं है, या बेनिफिट ऑफ डाउट इनको दे, या फिर ये कहे अदालत कि नहीं, जो सबूत हैं और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के सहारे जो केस खड़ा किया गया है उस केस में कोई दम ही नहीं है, इसीलिए केस को ख़त्म करके इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। ये भी हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि शायद अदालत अपनी जो लोअर कोर्ट का फैसला है इनको आजीवन कारावास की सज़ा देने का, उस बात पर कायम रहे और ये कहे कि सिर्फ बर्न के प्रकार या इंजरी के प्रकार को प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं करने की वजह से इनको जो है अपने पति के कत्ल के मामले में रियायत नहीं दी जा सकती या बेकसूर नहीं माना जा सकता, क्योंकि दूसरे ऐसे सबूत मौजूद हैं जो इस इशारा करते हैं कि उन्होंने अपनी पति की हत्या की है। तो इसीलिए सज़ा जो है वो बदस्तूर रहेगी और इनको सज़ा भोगनी होगी। हो सकता है ये भी फैसला है। तो आने वाले वक्त में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से मर्डर के एक कॉम्प्लिकेटेड मामले में एक बुज़ुर्ग महिला ने कोर्ट में अपनी बात रखी और जिस बुज़ुर्ग महिला के बहुत ही क्वालिफाइड पति की हत्या हुई थी,
या रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, उस मामले में जो है कोर्ट का रवैया क्या रहा या कोर्ट का फैसला क्या रहा, ये मैंने आपको बताया। आने वाले दिनों में जब इस मामले में कुछ और नए अपडेट्स आएंगे तो मैं वो आपको बताऊंगा। तो ये थी पूरी कहानी आज की, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर कम लेकिन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पर और एक फरियादी के कोर्ट में अपनी बात खुद रखने के पहलू पर ज़्यादा फोकस्ड थी, ज़्यादा केंद्रित थी। आई होप कि ये कहानी जो है इससे भी हम सारे लोगों को, मतलब आप लोगों को, मुझे एक सीख मिली होगी कि ज़रूरत पड़ने पर किस तरह से आदमी खुद अपने लिए पैरवी कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है, और अगर असरदार तरीके से आदमी लॉजिकल बात करता है तो किस तरह से अदालत में उसकी बात सुनी भी जाती है। ये इस बात का एक सबूत है। नज़ीर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है मिसाल या उदाहरण। कल मुझसे किसी दर्शक ने पूछा था तो मुझे लगा वो भी आपको बता दूं, और ये भी केस अपने आप में एक नज़ीर है। तो इस प्रोग्राम को या इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कत्ल की एक घटना के 24 साल बाद एक मुलजिम को पालघर महाराष्ट्र की पुलिस ने कानपुर पुलिस की मदद से पकड़ा, और पकड़ने के पीछे जो क्लू या जो वजह रही वो रही पुलिस इन्वेस्टिगेटर का सिक्स्थ सेंस। तो महज एक सिक्स्थ सेंस या इंट्यूशन की वजह से पुलिस कैसे किसी केस को सॉल्व कर सकती है, अगर आप ये जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस कहानी को ज़रूर सुनिए। वो कहानी जो है एक आई ओपनिंग स्टोरी है। तो आइए अब कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं जो कि मैं रेगुलर पढ़ता ही हूँ और आप लोगों को सवालों का जवाब भी देता रहता हूँ। तो विनय नासवाले जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। सारंग चौहान हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि इतनी छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, और उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग एक दूसरे को मारने लगे तो पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से कम हो जाएगी। पॉपुलेशन जिस तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्त, इतनी तेज़ी से कम नहीं होगी, चाहे हत्या की घटनाएं कितनी भी ज़्यादा हो जाए। हालांकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। पॉपुलेशन का बढ़ना या घटना, उससे मर्डर या क्राइम इंसिडेंट्स को रिलेट करना जो है मेरे हिसाब से वो कोई लॉजिकल बात नहीं है। बोलचाल की भाषा में तो हम लोग कहते ही हैं, वो एक अलग बात है। अमृत जी ने भी कमेंट किया है, ठाकुर साहब के नाम से एक आईडी है। इन्होंने बताया है कि क्या आप गौरव अत्री नाम के आदमी को समझाओगे? वो जो है, इन्होंने कहा है कि कोई ऐसा शख्स है गौरव अत्री जो नशे का आदी है, और क्या पता अगर मैं यहाँ से गौरव अत्री को ये अपील करूँ कि भैया नशा और शराब वगैरह पीना छोड़ दो तो शायद वो मान जाए। तो उन्होंने मुझे ये कहा है। तो ठीक है ठाकुर साहब, मुझे नहीं पता कि गौरव अत्री जी हमारा प्रोग्राम देखते हैं या नहीं, और नशे में देख रहे हैं या सामान्य स्थिति में देख रहे हैं, लेकिन गौरव जी मैं आपसे निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इससे पीछा छुड़ा लीजिए। मैं ये भी जानता हूँ कि अगर आप शराब के साथ साथ दूसरे नशों में भी इन्वॉल्व हैं तो ओवरनाइट ये सारी चीज़ें नहीं छूट सकती, लेकिन अगर आपके मन में इच्छा शक्ति हो तो धीरे धीरे करके आसपास के लोगों की मदद से आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। मैं एक एक्सपर्ट को कुछ रोज़ पहले सुन रहा था जो नशा मुक्ति के एक्सपर्ट हैं। उनका ये कहना था कि नशा मुक्ति के लिए जो है आपको अपने सराउंडिंग्स के लोगों से मदद लेने की बड़ी दरकार या ज़रूरत होती है। उससे क्या होता है, जब आप लोगों को ये बताते हैं कि मैं शराब पीना छोड़ रहा हूँ या अब सिगरेट पीना छोड़ रहा हूँ, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आसपास के लोग जो है आप पर थोड़ा विजिलेंट हो जाते हैं। अगली बार अगर आप इस तरह की हरकत करते हुए पाए जाते हैं तो लोग टोकते भी हैं, तो फिर आप पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन अगर आपने मन में ठाना है, किसी को बताया नहीं है, तो शायद आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नशा मुक्ति के मामले में न मिल पाए। तो अपने आसपास के लोगों को ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा गुलशन खान का भी कमेंट है और उन्होंने कहा कि वॉइस बहुत अच्छी है आपकी और बोलने का तरीका भी आम आदमी को जोड़े रखता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। जिलानी शेख ने भी कमेंट किया है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हमारे लिसनर हैं। सुजाता जी ने रिमाइंड करा है कि वो टोरंटो में हैं और उनका बर्थ प्लेस कानपुर है। उन्होंने ये भी बताया कि हम मिल चुके हैं। बिल्कुल सुजाता जी, आप हमारे ऑफिस आई थी और आपने शमसर से भी मुलाकात की थी, मुझसे भी आपकी मुलाकात हुई, मतलब वो ऑब्वियसली वो मुझे अच्छी तरह याद है। और पीके चंद्रा जी ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। करण भसीन साहब का कमेंट है, उन्होंने हौसला अफजाई की है। शर्ट की भी तारीफ़ की है, मुझे याद नहीं है मैं पिछले रोज़ कौन सा शर्ट पहन कर आया था। रेखा भट्ट जी का कमेंट है। क्लिप मूवी के नाम से एक आईडी है। डीएस भक्ति और रितेश यादव जी, ब्रिजेंद्र सिंह जी, अभिषेक भार्गवा और निरंजन का कमेंट है। दीपक पांडे जी का कमेंट है। जय श्री राम इन्होंने कहा है। मोती रहमान,
मोतियार रहमान या मोती रहमान, ये इन्होंने कहा है कि हुमैरा नाम लो सर प्लीज़। तो मोती रहमान जी की कोई जानकार होंगी, कोई रिश्तेदार होंगी या कोई दोस्त होंगी, तो बहुत बहुत स्वागत आपका मोती रहमान साहब। और हुमैरा जी आपका भी मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शमीम अहमद साहब ने भी कमेंट किया है, योगेश धरने साहब का भी कमेंट है, मोहम्मद इब्राहिम का कमेंट है, और आनंदी क्रिएट्स एग्जैक्टली इन्होंने कहा है कि नाइस, बहुत अच्छे तरीके से आपने कहानी बताई। और उन्होंने ही ये पूछा था कि ये नज़ीर क्या होता है। नज़ीर मतलब मिसाल, इंस्टांस, उदाहरण, बस इतना ही। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही, मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कुंज बिहारी जी को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।